रिटायरमेंट वाला जो अपने चैप्टर चल रहा है उसमें हमने 16 इलस्ट्रेशन तक कर लिया था। आगे आपके देखो 7वां इलस्ट्रेशन। 7वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। इसमें इनका लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है, तो इनका लाभ हानि का अनुपात बराबर माना जाएगा, यानी कि इक्वल। इसके बाद में देखा कि y ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और y के अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष बचे साझेदार जो x और z है वो लाभ हानि को 5-3 के अनुपात में बांटेंगे। तो नया अनुपात इनका 5-3 होगा, पुराना अनुपात क्या है, बराबर। अवकाश ग्रहण करने के दिन संपत्तियों दायित्वों में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि स्टॉक तथा फर्नीचर में 5 और 10% की कमी की जाए। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य दे रखा है 26,500। तो 26,500 का 5% आपके कितना हो गया, इसमें 1325 कमी हो रही है। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, DR साइड। स्टॉक 1325 रुपये और फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी हुई है। तो फर्नीचर का जो मूल्य है वो दे रखा है 5,000, तो 5,000 का 10% हो गया 500 रुपये। फिर दे रखा है कि देनदारों पर 5% का प्रावधान किया जाए। तो देनदार जो है इसमें दे रखे हैं 22,500। तो 22,500 का 5% है वो कितना होता है, 1,125 रुपये। ये भी कहाँ जाएगा, DR साइड। इसके बाद में देखा है कि लेनदारों के साथ एक विवाद निपटाया गया और फर्म को 9,050 रुपये देने पड़े क्रेडिटर्स को। लेकिन इसमें देखा कि 6,000 रुपये पहले से सम्मिलित है। जो हमारे को 9,050 रुपये देने पड़े थे उसमें 6,000 रुपये तो पहले से शामिल थे, यानी कि एक्स्ट्रा हमारे को कितने देने पड़ेंगे, 3,050। तो 3,050 जो लेनदारों को देने पड़े, तो ये भी दायित्व में वृद्धि हो रही है। इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, DR साइड में 3,050। और हाँ, ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से ये 1,125 रुपये, ये हमने जो नहीं दिखाएंगे 5% देनदारों का, क्योंकि इसमें जो देनदार है 22,500 थे, 22,500 का 5% 1,125 रुपये। और क्रेडिटर्स के 3,050 रुपये और ज़्यादा बढ़ गए, तो ये भी दायित्व वृद्धि हो रही, इसको भी हमने DR साइड में दिखा दिया। ख्याति का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया गया, इसको हम नहीं दिखाएंगे। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस यही मद है। तो इसमें देखो CR साइड में कोई मद नहीं है, इसमें सारी चारों मदें हैं वो आपके DR साइड की है। तो ये DR साइड का जो है, साइड का जो टोटल है आपके, ये आ रहा है आपके 6,000 रुपये। टोटल DR साइड का 6,000 रुपये आ गया। अच्छा, इसको देखो XYZ, इसमें लाभ हानि का अनुपात क्या है, इक्वल है, बराबर है। अनुपात नहीं दे रखा तो बराबर माना जाता है। और चूंकि DR साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्या हो रहा है इसमें, लॉस। तो लॉस को X, Y और Z तीनों बराबर मान देंगे, 2,000 रुपये। ये बढ़ गया आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें जो 3 पार्टनर है XYZ, इसमें Y ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और Y के अवकाश ग्रहण करने के बाद इनका जो नया अनुपात है वो है 5 और 3। उस दिन अवकाश ग्रहण किया Y ने, उस दिन ख्याति का मूल्यांकन किया गया 12,000 रुपये पर। उसमें दे रखा है कि 12,000 रुपये पर मूल्यांकन किया गया। तो Y अपना शेयर लेकर के जाएगा, तो 12,000 में Y का हिस्सा 1/3, चूंकि तीनों का जो शेयर है इक्वल है, तो 12,000 का 1/3 कितना होता है, 4,000। यानी कि ख्याति में Y का हिस्सा 4,000 रुपये है। इस 4,000 रुपये की राशि को शेष बचे साझेदार कौन है, X और Z, ये गेन रेशियो में बांटेंगे। गेन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, नए अनुपात में से पुराना अनुपात कर देंगे। नया अनुपात 5:3 है, तो x का देखो नया अनुपात 5/8 है और पुराना कितना है, 1/3। तो 5/8 में से 1/3 लेस किया तो कितना आ गया, 7/24। ये तो फायदा किसको हो रहा है, x को। ऐसे y का ये z का नया अनुपात है 3/8 और पुराना कितना है, 1/3। तो 3/8 माइनस 1/3 कितना आ गया, 1/24। तो इस प्रकार से गेन रेशियो है वो कितना आ गया, 7:1। तो ये y का जो हिस्सा है 4,000 रुपये ख्याति में, इस राशि को x और z किस अनुपात में बांटेंगे, 7:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले और मदद दिखा देते हैं।
पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी। तो देखो इसमें एक्स वाई जेड की जो पूंजी दे रखी है 20,000, 14,500 और 10,000। ये तो होगी इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष। इसके बाद में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन में इसमें क्या लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड। तो प्रत्येक का हिस्सा 2-2 हज़ार रुपये आया था, तो 2-2 हज़ार रुपये हम डीआर साइड में दिखा देंगे। ये आ गया रिवैल्यूएशन का लॉस। इसके बाद में देखो पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में देखो इसमें लायबिलिटी साइड में दे रखा जनरल रिजर्व। पहले का जो जनरल रिजर्व है लाभों का शेष होता है, इसलिए इसको सभी साझेदार पुराने अनुपात में सीआर साइड में बांटेंगे, तो ये सीआर साइड में दिखा देंगे। जनरल रिजर्व को तीनों बराबर बांटेंगे 7500 रुपए को, तो 2500 रुपए प्रत्येक का हिस्सा हो गया। 2500 रुपए एक्स का, 2500 रुपए वाई का और 2500 रुपए जेड का। ये हो गया इसमें जनरल रिजर्व का हिस्सा। अब इसके बाद में जो हम ज्ञात करेंगे ख्याति। देखो ख्याति में वाई का हिस्सा 4,000 रुपए था और गेन रेशियो हमने पहले निकाल लिया है 7:1। तो इस 4,000 रुपए को 7:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो इसकी जो एंट्री है वो देखो इसमें क्या होगी। इसमें वाई का जो हिस्सा है उसके खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो हिस्सा है टू वाइज कैपिटल, वाई का हिस्सा कितना है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये से इसको तो कर देंगे क्रेडिट और एक्स और जेड को 7:1 के अनुपात में कर देंगे डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइज कैपिटल। 4,000 को 7:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो 7:1 के अनुपात में देखो इसमें एक्स का हिस्सा 7/8 3500 रुपए, 3500 रुपए तो एक्स का हिस्सा आ गया। ऐसे जेड का निकालेंगे तो जेड का हिस्सा 1/8 कितना होता है 500 रुपए। ये आ गया ख्याति में हिस्सा। इस एंट्री के आधार पर जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, तो हम इसमें कैसे एंट्री करेंगे। वाई के खाते को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा एक्स और जेड का। वाई एक्स कैपिटल और टू जेड कैपिटल वाई के खाते में, क्योंकि वाई को क्रेडिट किया तो वाई के खाते में ही दिखाएंगे। 3500 रुपए और 500 रुपए। और एक्स और जेड को हमने डेबिट किया है, तो इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा वाई का, क्योंकि इन्होंने वाई को दिया है 3500 रुपए और 500 रुपए। ये तो हो गई हमारी ख्याति की एंट्री। अब देखो इसमें पूंजी के बारे में क्या दे रखा है। नया जो अनुपात है वो 5:3 था और इसमें दे रखा है कि y का भुगतान कर दिया जाए और y को दे समस्त राशि x और z के द्वारा इस प्रकार से लाई जाए कि उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए, यानी कि इसका भुगतान भी हो जाए किसका y का, और x और z की जो पूंजी है वो नए अनुपात में रखी जाए। तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों की समायोजित पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि y को कितना भुगतान करना है उसका पता भी हमारे को समायोजित पूंजी एडजस्टेड कैपिटल से चलेगा, और इनकी नई पूंजी भी हम समायोजित पूंजी से ज्ञात करेंगे नए अनुपात में। तो समायोजित पूंजी के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल है, ये टोटल लगा लो। तो देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है एक्स का, ये देखो एक्स का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 22,500 और डीआर साइड में जो है कितना आ रहा है 5,500। तो 5,500 है, ये लेस कर दो, इसमें से कितना आ गया 17,000। तो इसकी जो कैपिटल है एक्स की समायोजित पूंजी, ये तो कितनी आ गई 17,000। ऐसे ही इसकी वाई की निकाल लो। वाई का सीआर साइड का जो टोटल है वो लगाओ, इसमें कितना आ रहा है 21,000। वाई का सीआर साइड का जो टोटल है वो 21,000 आ रहा है
और डीआर साइड में केवल 2000 है, ये 2000 लेस कर दिया, कितना आ गया 19000। ये एक्स का आ गया, ये वाई का आ गया। ऐसे जेड का देखो सीआर साइड का टोटल कितना है 12500 और डीआर साइड में, सीआर साइड का तो ये है, डीआर साइड में है 2500, ये लेस कर दिया, कितना आ गया 10000, ये जेड का आ गया। यानी कि तीनों की समायोजित पूंजी आ गई 17000, 19000 और 10000, जिसमें वाई को भुगतान भी करना है। तो भुगतान करने के लिए क्या करेंगे, इसका भुगतान भी हो जाए, नई पूंजी भी निश्चित कर दे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों का जो समायोजित पूंजी जो आ रही है इनका टोटल लगा लेंगे। तो 17000, 19000 और 10000, 17000, 19000 और 10000, 46000। क्योंकि जिसमें प्रश्न में ऐसे आता है ना कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान भी हो जाए, शेष बचे साझेदार जो है उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए। तो सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी का टोटल लगा करके उसको नए अनुपात में बांट देते हैं। तो इनकी तीनों की समायोजित पूंजी का टोटल 46000 आ रहा है। इस 46000 को हम क्या करेंगे, नए अनुपात में बांट लेंगे और नया अनुपात है वो कितना था 5 और 3। तो 5 और 3 के अनुपात में बांट दो 46000, तो 5/8। ये x की जो नई कैपिटल है वो कितनी आ रही है 28750। टोटल समायोजित पूंजी जो 46000 आई थी, हमने तीनों की समायोजित पूंजी ज्ञात की। समायोजित पूंजी कैसे, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटाने के बाद 17000, 19000, 10000, तीनों का टोटल लगाया 46000। 46000 को हम 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। तो x का हिस्सा 46000 को का 5/8 कितना होता है 28750। ऐसे ही दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे का 46000 का 3/8। तो दूसरे का 46000 का 3/8 निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 17250। ये आ गई इनकी नई पूंजी। अब नई पूंजी है लिखेंगे तो यहाँ पर हम नई पूंजी, लेकिन समायोजित पूंजी से कंपैरिजन करेंगे। और इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें भुगतान भी करना है वाई को। तो वाई को भुगतान करना है, तो y का जो बैलेंस है वो कितना आया था 19000 समायोजित पूंजी का। इसका मतलब है y को भुगतान भी कितना करना है 19000। तो सबसे पहले तो इसको भुगतान कर देंगे टू कैश। 19000 रुपए का हमने इसको भुगतान कर दिया, इसका हिसाब तो पूरा हो गया है। सबसे पहले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का करेंगे, ये इसका टोटल। अच्छा x का देखो, x की समायोजित पूंजी तो कितनी है 17000 और नई पूंजी है वो कितनी आई थी 28750। तो इसकी पूंजी है समायोजित पूंजी कम पड़ रही है, तो ये क्या करेगा लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा इसमें। तो 28750 नई पूंजी है, इसमें लिख देंगे बैलेंस सीडी। एक्स की नई पूंजी है वो कितनी है 28750 और समायोजित पूंजी कितनी है 17000। तो कितनी कम पड़ रही है इसकी 11750। तो ये लेकर आएगा तो कहाँ दिखा देंगे वाई कैश सीआर साइड में 11750। ठीक है, ये इसका हो गया। तो अब इसका जो है ये आपके टोटल है, ये हो जाएगा इसमें इसमें आ रहा है 28750 और 5500, 34250। ये टोटल हो गया। वाई का हमने पहले कर लिया। अब जेड का देखो, जेड का जो है नई पूंजी है वो कितनी आई थी 17250 और इसकी समायोजित पूंजी है वो कितनी है 10000। तो इसकी भी पूंजी कम पड़ रही है। इसकी पूंजी कितनी कम पड़ रही है क्योंकि समायोजित पूंजी कम है 7250। तो ये भी 7250 रुपए लेकर के आ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो हम वही लिखेंगे नई पूंजी कितनी है 17250 रुपए। ठीक है,
अब हम ये टोटल लगा देंगे आपके 19,750, ये टोटल हम कर देंगे। बुक में आपकी क्या है, पहले इनकी समायोजित पूंजी अलग से दिखाई गई है, फिर नई पूंजी अलग से दिखाई दी गई है, तो अलग से आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बार में समायोजित पूंजी याद करके बैलेंस दिखा सकते हो। चाहो तो आप इसकी तरह भी कर सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने नई पूंजी भी ज्ञात कर ली, नई पूंजी, और इसके अलावा समायोजित पूंजी से कंपैरिजन करने पर वो कैश कितना लेकर आ रहे हैं वो भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए एसेट्स बॉक्स में देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है कैश। तो देखो कैश इसमें पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है 16,240 रुपए। पहले का जो कैश बैलेंस है वो इसमें कितना दे रखा है, 16,240 रुपए। अच्छा देखो इसमें कैश हमारे पास कितना आया, देखो इसमें एक्स लेकर आया था 11,750, तो जोड़ दो 11,750 रुपए तो एक्स लेकर आया था, और जेड कितना लेकर आया था 7,250 रुपए। जो कैश आया पहले वो जोड़ दो, टोटल देख लो इसमें 35,240 रुपए। टोटल कैसे हो गया, 16,240 पहले का कैश बैलेंस, 11,750 रुपए एक्स लेकर आया, 7,250 रुपए जेड लेकर आया, तो टोटल कैसे हो गया। लेकिन हमने इसमें से वाई को पेमेंट किया है, और वाई को हमने कितना पेमेंट किया था, 19,000, क्योंकि उसकी समायोजित पूंजी का जो शेष है 19,000 आया था, तो 19,000 जो हमने पेमेंट कर दिया था वो इसमें से लेस कर दो। ये आ गया आपके 16,240। तो हमारे पास कैश 16,240 ही बच गया, तो कैश 16,240 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें आया, क्योंकि कैश आया था लेकिन हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए कैश उतना ही बच जाएगा जितना पहले था। कैश के बाद में दूसरी मद है आपके डेटर्स। डेटर्स इसमें दे रखे हैं 22,500 रुपये, और हमने जो डेटर्स का जो प्रोविजन है वो ज्ञात किया था, वो लेस कर देंगे। प्रोविजन आया था आपके 1125 रुपये, ये आ गया आपके 21,375 रुपये। डेटर्स के बाद में दूसरी मद है आपके स्टॉक। स्टॉक का जो मूल्य है पहले 26,500 रुपये था, पुराना मूल्य 26,500 था, और स्टॉक के मूल्य में कमी हुई थी 1,325 रुपये, तो 1,325 रुपये लेस कर दो। ₹25,175, तो 25,175 रुपये स्टॉक का भी कर दो। स्टॉक के बाद में फिर दे रखा आपके फर्नीचर। फर्नीचर का जो मूल्य है पहले 5,000 था, और फर्नीचर के मूल्य में कितनी कमी हुई थी, 500 रुपये, ये लेस कर दिया, कितना बचा 4,500, तो 4,500 रुपये आपके फर्नीचर आ गया। ठीक है, ये गया आपके एसेट्स की मदें। अब इसके अलावा इसमें एसेट्स में और कोई मद नहीं। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में पहले थे अपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है वो थे इसमें 18,240 रुपये। ठीक है, लेकिन 18,240 है, उसमें 3,050 रुपये हमारे और बढ़ गए थे, तो 3,050 वो क्रेडिटर्स में जोड़ देंगे। 18,240 में से 18,240 में 3,050, तो 3,050 हमने जोड़ दिए, ये आगे 21,290, तो ये 21,290 क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स के बाद में जनरल रिजर्व था, उसको साझेदार ने बांट लिया था, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। कैपिटल,
वाई को तो हमने पेमेंट कर दिया था, तो कैपिटल केवल एक्स और जेड की आएगी। एक्स की जो कैपिटल है वो थी इसमें 28,750 और जेड की आई थी 17,250। ठीक है, ये टोटल कैपिटल है वो कितनी थी आपके 46,000 रुपये। ठीक है, ये हमारी ये मद आ गई। अब देखो इसमें और इसके अलावा और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। 290 67,290, यही इसका टोटल आना चाहिए। इसका टोटल भी आ रहा है। आपकी बुक में थोड़ी सी ये प्रिंटिंग में गलती हो रही है। इसमें जो बैलेंस शीट दे रखी है इसमें स्टॉक और फर्नीचर है वो लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है, तो इसको काट करके आप इसको एसेट साइड में दिखा देना। ठीक है, तो ये हमारा 17वां जो इलस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो गया है। तो 7वां इलस्ट्रेशन एक तो आपको फिर से सोल्व करना है, और 18वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है। 18वें इलस्ट्रेशन की जो एडजस्टमेंट है वो वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार का पैटर्न का हम इलस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, तो 18वां इलस्ट्रेशन आपको फिर से सोल्व करना है। ये 17वां करने के बाद में 18वां आपको करना है, और 17वां आपको दोबारा से रिपीट करना है।